हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं अभिषेक जैन और जैन करियर एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि हम आरबीएससी के फिजिक्स क्लास 12 चैप्टर 1 के बारे में हम वीडियोस में चर्चा कर रहे हैं। अब जैसे पिछली क्लास में हम लोग कूलॉम के नियम और कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण, अध्यारोपण का सिद्धांत, ये सारी चीजें अपन वीडियो 3 में अपन देख चुके थे। आज है इसका वीडियो 4। ओके, तो हम देखेंगे यहाँ पर अब हम उस चैप्टर के एक टॉपिक, आपका जो विद्युत आवेश था वो कंप्लीट हो चुका है। उसकी कौन कौन सी गुणधर्म होते हैं, किस प्रकार से विद्युत आवेश उत्पन्न किया जाता है और किस प्रकार से वो सारी चीजें करता है, वो सारी चीजें अपन उसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। अब विद्युत क्षेत्र में है आपके पास, यहाँ पे दिख रहा है आपके पास एक विद्युत क्षेत्र। ओके, तो विद्युत क्षेत्र जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन आपके पास दी हुई है कि किसी आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्रफल, वह आयतन जिसमें स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण में प्रतिकर्षण बल का क्या करे, अनुभव करे, एहसास करे, उसे हम क्या कहते हैं, आपके पास विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब देखो, इसको सिंपली तरीके से हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जनरली विद्युत क्षेत्र, आइडियली जो बात बताई गई है किताबों में कि विद्युत क्षेत्र का जो क्षेत्र होता है, अब वह क्षेत्र मतलब वो क्षेत्र कितना होगा, तो अगर आदर्श रूप में देखा जाए तो विद्युत क्षेत्र या किसी भी आवेश का जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अनंत तक होता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली अनंत तक हो जाना। तो हम किस प्रकार से फिर विद्युत क्षेत्र को डिफाइन करेंगे। देखो, सिंपली हम एक बात करें कि आप एक बल्ब को किसी तार से बांध कर एक हवा में लटका दीजिए। अब आप उसके चारों तरफ का क्षेत्रफल आप नोट कीजिए, उसका जो प्रकाश है वो कितनी दूर तक जाता है। अपन देखेंगे कि हल्का हल्का सा प्रकाश तो बहुत दूर तक जाता है, लेकिन हम ये देखेंगे कि क्या उस प्रकाश में हम पढ़ सकते हैं, क्या प्रकाश इतना है कि हमारे पढ़ने लायक है। तो किसी भी आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्रफल जिसमें हम कोई अन्य आवेश उसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या कर सके, अनुभव कर सके, या फिर किसी बल्ब के चारों तरफ का वह क्षेत्रफल जिसमें हम पढ़ सके या उसके प्रकाश के कारण हम पढ़ सके, तो वह क्षेत्रफल उस बल्ब का क्षेत्रफल कहलाएगा। वैसे ही उस आवेश के चारों तरफ वह क्षेत्रफल जिसमें रखा कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव कर सके, वो उसका क्या कहलाएगा, आपके पास विद्युत क्षेत्रफल कहलाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा विद्युत बल्ब के इस एग्जांपल्स के थ्रू। अब यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे कि अब यहाँ पर आ जाती है एक और चीज कि ये तो होगा विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर बताया कि एक प्लस का आवेश यहाँ पे रखा हुआ है, तो उसके चारों तरफ ये इतना क्षेत्रफल, मतलब ये आप जो दूरी देख रहे हैं ये लगभग आपके पास r त्रिज्या कि उसका अपन गोला बना सकते हैं, या उसके आप चारों तरफ का अपन एक क्षेत्रफल ले सकते हैं कि r त्रिज्या के गोले में अपन क्या कर सकते हैं, इसका जो उसमें स्थित कोई अन्य आवेश इसमें आकर्षण प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा, विरोध एहसास करेगा। अब देखिए, अब यहाँ पे आ रहा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं कि किसी आवेश Q, जिसको अपन प्लस Q आवेश मान लेते हैं जनरली, है ना, तो किसी प्लस Q आवेश के कारण प्रति एकांक आवेश Q नोट पर लगने वाले कूलॉम्बीय बल को ही अपन क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से क्या मतलब है कि अभी अपन ने बोला कि किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मतलब होगा कि जैसा बल्ब मेरे ऊपर लगा हुआ है, यदि किसी बल्ब के मैं जितना पास में जाऊंगा तो उस प्रकाश का क्षेत्रफल क्या होगा, उस प्रकाश की जो तीव्रता होगी वो क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। और जैसे जैसे मैं उससे दूर होता जाऊंगा उसके प्रकाश की तीव्रता क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो यही एक प्रकार से क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर न्यूमेरिकल रूप में देखें तो इस प्रकार से डिफाइन करता है कि E इजिकल टू, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम E से डिफाइन करेंगे तो E इजिकल टू कितना होता है, F बाय Q नोट। जैसे कि ये आपके पास एक आवेश Q हो गया, इससे r दूरी पर स्थित एक परीक्षण आवेश आपके पास Q नोट रखा हुआ है। तो चूंकि ये भी धनात्मक है और ये भी धनात्मक है, तो समान आवेश एक दूसरे के ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, तो इसकी जो दिशा होगी, इसकी मिलाने वाली रेखा के अनुदिश किधर होगी, आपके पास बाहर की तरफ होगी, तो ये F बल लग रहा है। तो इसी प्रकार इसके इस क्षेत्रफल में, ये तो एक आवेश है, ऐसे बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, तो हर एक पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, तो जिस आवेश पर विद्युत क्षेत्र की या जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, उस बिंदु से उस आवेश के जिसके कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जैसे कि सपोज क्या ये बिंदु होगा आपके पास P, जो कि r दूरी पर स्थित है, किससे, Q आवेश है, और इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो रही है। तो इस P बिंदु पर जो भी आवेश रखा है वो, और इन दोनों आवेशों के कारण लगने वाला जो भी बल आ रहा है F का जो अनुपात आएगा, मतलब F बाई Q नोट जो आएगा, वो आपके पास क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा।
अगर दूसरे शब्दों में हम समझे कि जैसे कि सपोज क्या है कि ये आपका आवेश है आपके पास क्यू नॉट। अब देखिए यहाँ पर ये यहाँ से बहुत सारे किसी भी आवेश से बहुत सारे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या बहुत सारे विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपके पास बाहर निकलती है। अब देखो सपोज क्या ये इस प्रकार से आपके पास ये यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पर मैंने लिया एक छोटा सा क्षेत्रफल हो गया आपके पास A1 और एक बड़ा सा क्षेत्रफल हो गया आपके पास A2। अब आप देखेंगे कि इन दोनों में खासियत क्या है। अब विद्युत क्षेत्र की रेखा कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और 6 जो कि A2 क्षेत्रफल से निकल रही है और वही उतनी ही रेखा है 1 2 3 4 5 6 छह ही रेखा है आपके पास A1 क्षेत्रफल से भी निकल रही है। और यहाँ पे क्लियरली दे सकते हैं कि A2 क्षेत्रफल का मान A1 के क्षेत्रफल के मान से क्या है ज्यादा है। लेकिन जो निकलने वाली विद्युत बल की जो रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है वो दोनों में ही क्या है समान है। इसका मतलब A1 क्षेत्रफल में जो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं उनका जो घनत्व है वो अधिक है और A2 क्षेत्रफल में जो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का जो घनत्व है वो क्या है कम है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की जो विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व जहां ज्यादा होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान भी क्या होगा ज्यादा होगा। अर्थात A1 पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा है और A2 पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा कम। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि यदि दोनों क्षेत्रफल से समान विद्युत क्षेत्र की रेखाएं निकल रही है तो उस कंडीशन में और यदि A2 बराबर A1 है तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि E1 का मान E2 से क्या होगा ज्यादा होगा। मतलब A1 क्षेत्रफल से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व A2 क्षेत्रफल से निकलने वाली विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के घनत्व के मान से ज्यादा है। अतः इस क्षेत्रफल यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्यादा होगा, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा कम होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि विद्युत क्षेत्र कौन सी राशि होगी। अब चूंकि आप देख रहे हो कि E = F/Q0, ठीक है, तो F एक सदिश राशि है, एक वेक्टर क्वांटिटी है और Q आपकी एक अदिश राशि है। तो यहाँ पर आपके पास तो इस कंडीशन में अगर किसी भी सदिश में या किसी भी सदिश में किसी अदिश का गुणा करें तो मिलने वाली राशि क्या होगी सदिश होगी। अतः आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कौन सी होगी एक सदिश राशि होगी। सदिश राशि में दो चीजें होती है परिमाण, परिमाण के साथ साथ दिशा। तो परिमाण तो अपन क्षेत्रफल से निकाल सकते हैं, अपन ये अब इस सूत्र से अपन निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अपन क्या है कि जो भी डायरेक्शन विद्युत बल का डायरेक्शन होगा या जो भी दिशा विद्युत बल की दिशा होगी वो की वही दिशा विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। या फिर इसका उल्टा बोलूं मैं कि जो दिशा विद्युत क्षेत्र की होगी वो ही विद्युत बल की होगी या कूलम्बी बल की होगी। ठीक है, दोनों ही वाइस वर्सा एक दूसरे के अनुरूप सही है आपके पास। अब इसका जो SI मात्रक होता है वो क्या होता है न्यूटन पर कूलम और या फिर इसको अपन वोल्ट पर मीटर भी बोलते हैं। अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल। और इसकी जो विमा होती है जी हाँ, इसकी जो विमा होती है वो होती है M1 L1 T-2 A-1। ठीक है, तो ये कुछ जनरल इंट्रोडक्शन था आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। अब इसका जो थर्ड पॉइंट आ जाता है वो हो जाता है विद्युत क्षेत्र की रेखाएं। ठीक है, अब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है जैसा कि अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला कि किसी भी आवेश के चारों तरफ का वो क्षेत्रफल जिसमें उपस्थित अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे। ठीक है, समझ में आ गई। दूसरी चीज अपन ने बोले कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अभी मैंने आपको प्रैक्टिकली रूप से समझाया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो उस आवेश से दूरी पर भी निर्भर करती है। ठीक है, तो उस आवेश यदि कोई जैसे ये बल्ब हो गया, ये बल्ब के मैं जितना पास होगा तो उससे मेरी बल्ब में जितना पास हो मेरी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही अधिक होगी और बल्ब में जितना दूर होगा तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही मेरी क्या होगी आपके पास कम होगी। अब विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होगी देखिए आप। जी हाँ, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आपके पास ये होती है कि ये आपके डेफिनेशन लिखा हुआ है कि किसी आवेश से निकलने वाली ऐसी काल्पनिक या अदृश्य रेखा है जिसके कारण उसके विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का क्या करे अनुभव करे। जैसे आपने एक चुंबक रखी, समझने के लिए अपन समझते हैं कि एक चुंबक का एक ध्रुव हो गया, सपोज क्या नॉर्थ ध्रुव हो गया या उत्तरी ध्रुव हो गया। उसके चुंबक में दो ध्रुव होते हैं आपके पास, नॉर्थ और साउथ या फिर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अपने कोई सा भी एक ध्रुव पकड़ लिया कि एक सब उत्तरी ध्रुव ले लिया सपोज क्या, ठीक है। अब उसके पास में या उसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबक अपन लेके आए। अब दूसरे चुंबक में भी दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव होंगे या फिर क्या होगा दक्षिणी ध्रुव होगा। तो यदि या तो वो जो उत्तरी ध्रुव होगा वो चुंबक के किसी एक ध्रुव को या तो वो आकर्षित करेगा, कब जब सामने वाला दक्षिणी ध्रुव होगा, या फिर उसको प्रतिकर्षित करेगा कब जब सामने वाला क्या होगा उत्तरी ध्रुव होता। तो जो आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण आपको जो बल दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से या तो
चुंबक बाहर की तरफ जाएगी या फिर चुंबक क्या आएगी अंदर की तरफ आएगी। लेकिन उनके बीच में एक अदृश्य रेखाएं होती है जो कि उस चुंबक को या तो बाहर की तरफ धकेल रही है या फिर किधर ला रही है, अंदर की तरफ ला रही है, जो कि एक काल्पनिक रेखा होती है, हमें दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार से किसी भी आवेश से निकलने वाली जो रेखाएं होती है वो काल्पनिक होती है, हमें दिखाई नहीं देती है। ठीक है, अब इन विद्युत क्षेत्र की रेखाओं के कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम अभी एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या चीज होती है, किस प्रकार से दिखाई देती है, किस प्रकार से इसकी उपयोगिता है ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, अभी हम इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ लेट्स वी स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि ऐसी काल्पनिक रेखा है जिसके कारण उसके विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कोई अन्य आवेश आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वो जो काल्पनिक रेखाएं हैं विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कहलाती है। मैंने भी आपको चुंबक या मैग्नेट की जो चुंबकीय बल की जो रेखाएं होती है उसे मैंने आपको समझाया था अभी। अब यहाँ पे देखिए कि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं किसे कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की रेखा किसी आवेश से निकलने वाली एक ऐसी रेखा होती है या एक ऐसा वक्र होता है जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। कहने का मतलब हो गया कि सपोज के जैसे किसी आवेश से किस प्रकार से एक विद्युत क्षेत्र की रेखा निकल रही है, अब उसकी जो दिशा होगी वो इस प्रकार से होगी। अब सपोज के मैंने यहाँ पर दो बिंदु ले लिया ए और एक बिंदु ले लिया बी। अगर यहाँ पे मैं स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूँ इस प्रकार से और एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे मैं इस प्रकार से, तो ये ए बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित कर रही है, ये बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या कर रही है आपके पास प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, तो ये किसी आवेश से निकलने वाले किसी वक्र पर अगर किसी भी बिंदु पर अगर हम वक्र स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा की जो दिशा होती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती है प्रदर्शित करती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि विद्युत क्षेत्र का जो घनत्व होता है वो डिपेंड करता है उसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो विद्युत क्षेत्र के घनत्व पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जहां पर घनत्व ज्यादा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, जहां पर विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व ज्यादा है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी, और जहां पर घनत्व कम है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी कम होगी। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि विद्युत रेखाओं की विशेषता क्या क्या है, आपको थोड़ा सा डिटेल में इसको पढ़ लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र के देखो एक बात तो फिक्स है कि जो धनात्मक आवेश है उससे हमेशा जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी या जो विद्युत क्षेत्र जो होगा ये जो धनात्मक आवेश है सपोज किया, अब इससे जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होगी वो हमेशा इसके लंबवत किधर निकलेगी बाहर की तरफ निकलेगी। ये आप इस प्रकार से देख सकते हैं, ये हमेशा उसके लंबवत किधर निकल रही है सतह से लंबवत बाहर की तरफ निकल रही है। और जो ऋणावेश जो होता है उसकी जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखा है उसपे भी विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो लंबवत किधर होती है अंदर की तरफ होती है। तो आप ये बात अच्छे से ध्यान में रखिए कि विद्युत धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की तरफ होता है और ऋणात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र होता है वो अंदर की तरफ होता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में जो विद्युत रेखाएं होती है वो उस आवेश की सतह के या तो लंबवत बाहर की तरफ जाएंगे और लंबवत क्या जाएंगे अंदर की तरफ आएंगे। अब देखिए दूसरा इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे धनावेश स्टार्ट होकर कहाँ पे जाती है। वैसे तो विद्युत क्षेत्र की रेखा धनावेश से प्रारंभ होकर अनंत तक जाती है या फिर वहां तक जाएगी जहां तक इसको ऋणावेश नहीं मिल जाता। ठीक है, तो धनावेश से प्रारंभ होकर ये या तो ये ऋणावेश पर जाकर समाप्त होगी या फिर कहां जाएंगे इसके अंत कहां पर होगा आपके पास अनंत पर जाकर होगा। ठीक है, अब आप जैसे कि यहाँ पर देख रहे हो कि यह एक लचीली डोरी के समान होती है, ये एक लचीली डोरी के समान है आपके पास इस प्रकार से। ऐसा नहीं एकदम सीधी सीधी लाइन निकल रही है, ऐसा नहीं होता है, एक लचीली डोरी के समान होती है। फिर इसका तीसरा पॉइंट आ जाता है कि दो विद्युत रेखाएं कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब देखो इसका ऐसा क्यों है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं कि जैसे सपोज कि ये दो विद्युत क्षेत्र रेखा है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, ये यहाँ पर एक हो गई और एक यहाँ पर हो गई। अब यदि किसी भी परीक्षण आवेश को मैं इस विद्युत क्षेत्र पर रखूं तो उस पर बल लगेगा। बल कितना लगेगा, जैसा अभी आपने देखा कि E इक्वल टू कितना होता है F/Q0, तो F इक्वल टू E इंटू कितना होगा आपके पास Q0। तो इस परीक्षण आवेश पर E इंटू Q0 जितना क्या लगेगा आपके पास बल लगेगा। और बल लगेगा तो बल लगने के कारण उसमें क्या आएगी गति आएगी, तो ये यहाँ पर आकर ये इस विद्युत क्षेत्र के
दिशा में क्या करता रहेगा, आपके पास गति करता रहेगा। अगर कोई विद्युत जैसे कोई परीक्षण आवेश इस विद्युत क्षेत्र पर रखा, इस विद्युत क्षेत्र की रेखा पर रखा है, तो वो भी क्या करेगा, गति करेगा। अब बात ये होगी कि जब ये धनावेश यहाँ पर आता है तो यहाँ पर आने पर आपको दो प्रकार की दिशा दिख रही है, एक तो ये वाली और एक क्या जा रही है, ऊपर वाली। तो अभी आपने देखा फर्स्ट में कि किसी भी विद्युत क्षेत्र की रेखा पर एक बिंदु पर एक ही दिशा होती है, कभी भी वहां पर दो दिशाएं नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पर आपको दो दिशाएं दिखेगी जो कि संभव नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि दो विद्युत क्षेत्रीय रेखाएं कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। अब चौथा जो पॉइंट आ गया आपके पास, आप चौथे पॉइंट में आप बड़ी आसानी से देख सकते हो कि किसी भी आवेश से विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो लंबवत ही बाहर की तरफ निकलती है और लंबवत ही क्या करती है, अंदर की तरफ प्रवेश करती है। इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको अभी थोड़ी देर में देता हूँ कि ऐसा क्यों, और अगर ऐसा नहीं हो तो क्या होगा, इसका डिस्क्रिप्शन अभी अपन पढ़ते हैं। पांचवी है कि यह कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। अब बंद लूप नहीं बनाती है, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जैसे एक चुंबक हो गया, चुंबक में ये आपके पास उत्तरी ध्रुव हो गया, ये आपके पास दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब उत्तरी ध्रुव से आपके पास विद्युत बल, चुंबकीय बल रेखाएं निकल कर किधर आती है, दक्षिणी ध्रुव तक आती है, दक्षिणी ध्रुव से वापस किधर जाती है, आंतरिक रूप से नॉर्थ ध्रुव तक ये आपके पास क्या करती है, जाती है। लेकिन अगर यहाँ पर आपके पास एक धनात्मक और ऋणावेश है, अगर यहाँ से निकलकर अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं हैं वो ऋणावेश पर आई तो ये वापस ऋणावेश से होकर धनावेश पर कभी भी नहीं जाएगी, ये भी निकल के सीधा। अर्थात चुंबकीय बल रेखा विद्युत बल रेखाओं में क्या अंतर हो गया कि ये नॉर्थ से निकल रही है बाहर की तरफ, नॉर्थ से साउथ पर जा रही है, और साउथ से अंदर की तरफ वापस किधर आ रही है, नॉर्थ तक आ रही है। इसका मतलब ये बंद लूप का निर्माण स्टार्ट कर रही है, जहां से चल रही है वहीं पर वापस आ रही है। लेकिन जो विद्युत बल रेखा होती है वो धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर जाकर क्या हो जाती है, आपके पास अंत हो जाती है, वापस से ऋणावेश से धनावेश पर कभी भी नहीं आती है। इसीलिए बोला गया है कि ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती। तो ये प्रकार से चुंबकीय बल रेखा और विद्युत बल रेखाओं में एक गुणधर्म का अंतर भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि समान विद्युत क्षेत्र और असमान विद्युत क्षेत्र कैसे अपन ज्ञात करेंगे। जो समान विद्युत क्षेत्र होता है उसकी जो बल रेखाएं होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के समांतर होती है। अर्थात आप ये दे सकते हैं कि यहाँ पर समांतर है एक दूसरे के। तो बिंदु, इसमें दो बिंदु ले लिए, बिंदु R और क्या होगा आपके पास बिंदु S। तो बिंदु R पर विद्युत क्षेत्र ER हो गया, बिंदु S पर विद्युत क्षेत्र ES हो गया। अब चूंकि इन दोनों बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक समान है, अतः इन दोनों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, आपके पास एक समान ही होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब यहाँ पर घनत्व दोनों पर क्या है, आपके पास एक समान है आपके पास। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे तो कम क्षेत्रफल में 1 2 3 4 5 आ रही है और यहाँ पे ज्यादा क्षेत्रफल में भी क्या आ रही है, 5 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि R पर विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व कम है और S पर विद्युत क्षेत्र की R पर विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व ज्यादा है और S बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की रेखाओं का घनत्व क्या है, कम है। इसलिए जहां पर घनत्व ज्यादा होगा वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा होगी। तो R बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता S बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तुलना में क्या है, आपके पास ज्यादा है। ये आपके पास हो गया। अब आपका जैसे समान आवेश हो गया, समान आवेशों को अपन ने एक दूसरे के पास में रखा है। अब वहां पर विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होगी वो किस प्रकार से बनेगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी धनावेश है और ये भी धनावेश है। जैसा कि आपने ये देखा इसमें कि दो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। और तीसरी बात और दूसरी बात ये हो गया कि धनात्मक आवेश हमेशा बाहर की तरफ ही निकलती है। तो देखो यहाँ से भी बाहर की तरफ निकल रही है, यहाँ से भी बाहर की तरफ निकल रही है, लेकिन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेगी। तो यहाँ पर आपके पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस लाइन पर वो हमेशा क्या होगी, आपके पास शून्य होगी, ठीक है। और यही आपके पास है। अब यहाँ पर अभी हमने एक चीज देखी थी कि किसी भी आवेश से विद्युत क्षेत्र की रेखा है वो हमेशा लंबवत बाहर की तरफ निकलती है और लंबवत ही क्या करती है, अंदर की तरफ क्या करती है, प्रवेश करती है। तो अब हम इस बात पर डिस्कशन करेंगे कि अगर ये लंबवत न निकले, अगर ये लंबवत न निकले तो फिर क्या होगा। अगर ये कोई कोण बनाते हुए निकले तो उस कंडीशन में आपके पास क्या होगा, ऐसा क्यों होता है, ये सारी चीजें भी हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। तो जरा आप जरा ध्यान से देखिए इस चीज के लिए। अब देखो, अब जैसे सपोज किया कि ये आपके पास एक कोई भी एक धातु का एक गोला हो गया। अब धातु के गोले पर अभी हम पढ़ेंगे कि जैसे आवेश देते हैं तो आवेश पूरा का पूरा कहाँ आ जाता है, इसकी सतह पर फैल जाता है, ठीक है। अब अपन सतह पर फैले तो अभी अपन ने देखा है कि किसी भी, अब जैसे विद्युत रेखाओं की गुणधर्म के बारे में बात करें तो उसकी जो बल रेखाएं होती है वो हमेशा उस सतह की क्या होती है, आपके पास लंबवत होती है। ये आपके पास इस प्रकार से देखूंगा तो क्या होगा, आपके पास लंबवत होगी।
अगर ये लंबवत ना होकर, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, अगर ये यहाँ पर लंबवत ना होकर, सपोज क्या है कि कोई एंगल बना ले या कोई कोण बना ले, ठीक है, इसके साथ कोई कोण बना ले या फिर कोई एंगल बना ले। अब यहाँ पे आपके पास एक आवेश रखा हुआ है, क्यू नोट आवेश रखा हुआ है। अब इसकी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो है आपके पास E। अब इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के जैसे अपन ने 11th में पढ़ा था, तो इस अक्ष के सहारे इसके दो घटक हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा आपके पास E cos थीटा और एक हो जाएगा आपके पास E sin थीटा, ठीक है। तो E sin थीटा, अब चूंकि E cos थीटा इंटू क्यू नोट आपके पास एक बल लग जाता है x दिशा में, और E sin थीटा इंटू क्यू नोट आपके पास एक बल लग जाता है, आपके पास y दिशा में एक बल लग जाता है। तो y दिशा में जो बल लग रहा है वो इसको इस सतह पर रहने के लिए पर्याप्त है, वो सतह पर रखने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो x दिशा में बल लग रहा है इस स्थिति में, और अब एक दिशा में बल लग रहा है, तो वो बल क्या करेगा, इसको हल्का सा आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा। तो जब आगे की तरफ धकेलने की कोशिश करेगा तो ये आवेश यहां से ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल दिशा में या एक्स दिशा में बल लगेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। अर्थात बिना किसी बाहरी कार्य के, बिना ऊर्जा दिया हुए ही यह आवेश अपनी सतह पर क्या करने लग जाएगा, गति करने लग जाएगा। और जब आवेश गति करने लग गया, तो हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जब आवेश गति करने लग जाता है तो वहां पर एक विद्युत करंट या इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होने लग जाता है बैलेंस में, जो कि ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिना कोई एक्स्ट्रा कार्य किए हुए या बिना कोई ऊर्जा दिए हुए यहाँ पर क्या हो रही है, ऊर्जा की उत्पत्ति हो रही है। लेकिन ये आइंस्टीन के ऊर्जा सिद्धांत के जस्ट अपोजिट एक खिलाफ है कि बिना कार्य किए हम ऊर्जा प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए अपन ये बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं होती है वो हमेशा क्या होगी, आपके पास सतह के लंबवत होगी, कभी भी कोई कोण, ये जो कोण है, ये जो आपके पास कोण नहीं बनाएगी, ठीक है। ये इसका जो मेन कारण हो जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे आगे कि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसमें आगे, तो वहां पर हमको क्लियर हो जाएगा सारी चीजों के बारे में, ओके। जी हाँ, अब हम आगे बात करेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। अब मान लिया हमने कोई भी एक बिंदु आवेश ले लिया Q, जिससे r दूरी पर स्थित एक बिंदु P है, इस पर मुझे विद्युत क्षेत्र का मान क्या करना है, निकालना है। तो कैसे निकालूंगा मैं कि इस बिंदु P पर मैं एक काल्पनिक आवेश Q नोट या एक परीक्षण आवेश Q नोट की कल्पना करूंगा। परीक्षण आवेश Q नोट की क्या करूंगा, मैं कल्पना करूंगा। अब इस, चूंकि ये दोनों आवेश के आपके पास धनात्मक है, तो धनात्मक आवेश के बीच में आपको लगता है कि प्रतिकर्षण बल लगता है, तो इस बिंदु की, इस पर लगने वाले बल की जो दिशा होगी वो A से P की तरफ होगी, ठीक है। तो यहाँ पर F का जो मान आ जाएगा कूलॉम के नियम के अनुसार Q नोट अपॉन R स्क्वायर और R के हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम क्या जानते हैं कि प्रति एकांक आवेश पर लगने वाला बल मतलब F बाई Q नोट, तो EP बराबर हो जाएगा F बाई Q नोट। F का मान रखा है यहाँ पे Q नोट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नोट। Q नोट से Q नोट क्या होगा, आपके पास कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर आपके पास बचा KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू कितना हो गया R के यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ये तो था किसी भी एक बिंदु आवेश के कारण, ठीक है। अब यदि हम बिंदु आवेश, जनरली प्रकृति में तो एक आवेश तो मिलता है नहीं, तो वहां पर एक से अधिक आवेश वहां पर मिलते हैं आपको, तो अधिक आवेश मिलते हैं तो उससे क्या होता है अधिक, तो फिर वहां पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहाँ पर ज्ञात करने के लिए हम अध्यारोपण के सिद्धांत का अपन प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब जैसे कि पिछली बार में आवेशों में भी आपके पास अध्यारोपण का सिद्धांत बता चुका हूँ, कूलॉम के नियम में भी आपको अध्यारोपण का सिद्धांत बता चुका हूँ कि अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किसी भी, जैसे कि आपके पास बहुत सारे आवेश है Q1 Q2 Q3 आपके पास Qn आवेश हो गए। अब जैसे अपन एक बिंदु P ले लिया जो कि Q1 आवेश से R1 दूरी पर, Q2 आवेश से R2 दूरी पर, Q3 आवेश से R3 दूरी पर और Q4 आवेश और Qn आवेश से Rn दूरी पर उपस्थित है, और इनके कारण जो विद्युत क्षेत्र निकल रहा है वो E1 E2 E3 और En है, जिसका जो दिशा हो गई वो R1 केप, R2 केप, R3 केप और ये कितनी होगी आपके पास Rn केप। तो इस बिंदु, इन सारे आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला जो कुल विद्युत क्षेत्र होगा, उन प्रत्येक आवेशों के कारण लगने वाला विद्युत क्षेत्र का क्या होगा, आपके पास सदिश योग क्या होगा, आपके पास बराबर होगा। अर्थात बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा EP वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर प्लस डैश डैश कितना हो जाएगा आपके पास
ई एन वेक्टर, यहाँ पे E1 का मान रखा KQ1/R1। अब देखिए यहाँ पर जो ये वाला जो आवेश है, ये वो वाला आवेश है जिसके कारण आपका विद्युत क्षेत्र क्या हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। और R वो दूरी है जिससे जिस बिंदु पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र का मान आपको क्या करना है, आपके पास ज्ञात करना है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने मान रखा तो E1 KQ1/R1 स्क्वायर, R1 के प्लस KQ2/R2 स्क्वायर, R2 के प्लस जैसे KQ1/RN स्क्वायर, RN के हो गया आपके पास। अब यहाँ पे K कॉमन आ रहा है, समेशन का साइन लगाया, I = 1 to n, तो यहाँ पर 1 2 3 चेंज हो रहा है, तो जहां पर भी चेंज हो रहा है उसी जगह पर I रख दिया, तो QI/RI स्क्वायर और ये हो गया RI केप। तो RI केप क्या बताता है आपके पास, परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है EP, P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है, आज इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ओके, थैंक यू।